फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में स्टडी किया था। वहाँ पे हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन और फैक्टर फैक्टिंग के बारे में स्टडी किया था। वहाँ पे हमने देखा था कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो मेन दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। फर्स्ट वन एटॉमिक साइज एंड सेकेंड न्यूक्लियर इफेक्ट। ओके, तो जो एटॉमिक साइज होता है, या ऐसे कह दो कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो एटॉमिक साइज पे इन्वर्सली डिपेंड करती है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी न्यूक्लियर चार्ज या कहे तो जेड इफेक्टिव इस पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। ओके, तो आज हम वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो ये जो वेरिएशन होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी का वो दो कंसेप्ट में होगा, दो केस में होगा। पहला तो होगा अलोंग टू पीरियड, और जो सेकेंड होगा वो होगा अलोंग टू ग्रुप। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग टू पीरियड। तो पीरियड के अलोंग जो वेरिएशन है वो स्टडी कर लेते हैं। तो देखो, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग टू पीरियड। पीरियड को डिपेंड करेगा यहाँ पे वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग टू पीरियड। तो देखो, पीरियड मीन्स व्हेन वी मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, then the atomic size will be decreased and ionization enthalpy will be increased continue। पीछे पढ़ा होगा एटॉमिक साइज का कंसेप्ट कि जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज कंटिन्यू डिक्रीज होते हैं। ओके, अब एटॉमिक साइज यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है एटॉमिक साइज पे इन्वर्सली डिपेंड करती है, जबकि आयनाइजेशन एंथैल्पी न्यूक्लियर इफेक्ट पे डायरेक्ट डिपेंड करती है। अब यहाँ पे हम जो फैक्टर लेके चल रहे हैं वो किसका लेके चल रहे हैं? एटॉमिक साइज का। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है? ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल देन आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी इंक्रीज कंटिन्यू। ठीक है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हुआ तो वहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होते हैं। तो क्या बताया? ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल ionization enthalpy will be increased continue। तो लिखो यहाँ पे और moving left to right in periodic table ionization enthalpy will be increased। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज होती है। रीजन की बात करो तो क्या रीजन बताओगे? रीजन दिस इज ड्यू टू decrease the atomic size, and increase Z effective। समझ आ गया? लेफ्ट टू राइट जाने पे जो एटॉमिक साइज होगा वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देते हैं। एटॉमिक साइज डिक्रीज हुआ जबकि जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज होते हैं। इस वजह से क्या होगा? जो अपना आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। ओके, यहाँ पे लिख लो वी नो दैट। पीछे बताया तो वही यहाँ पे कंसेप्ट लगा सकते हो। क्या? वी नो दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली डिपेंड अपॉन एटॉमिक साइज एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्ट अपॉन जेड इफेक्टिव। पीछे बता दिया होगा, इसी फैक्टर का काम यहाँ पे करना है। ठीक है, ये जो दो फैक्टर हैं
इसी के कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करो और आयनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन यहाँ पे स्टडी करना। समझ में आ गया होगा। तो पहला केस आ चुका, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी इंक्रीज कंटिन्यू। रीजन बता दिया, क्योंकि जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाएगा। अब एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पे, इट मींस न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा और साथ साथ क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होती है। ओके, कर लोगे। चलो अब बात कर लेते हैं हम सेकेंड केस की। सेकेंड केस क्या आएगा, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग टू ग्रुप। ग्रुप के अलोंग जो वेरिएशन आयनाइजेशन एंथैल्पी का वो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पे ग्रुप का केस लेके चल रहे हैं। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी डिक्रीज। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। क्यों होती है वो देखो। देखो पीछे पढ़ा होगा कि जैसे आप टॉप से बॉटम जाते हो पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक साइज कंटिन्यू इंक्रीज होगा। ठीक है, एटॉमिक साइज विल बी इंक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी एटॉमिक साइज पे इनवर्सली डिपेंड करती है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे लगाओगे। तो देख लो यहाँ पे क्या, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम in the periodic table ionization enthalpy will be decreased. This is due to increase the atomic size, and decrease Z effect. सही है, Z effect डिक्रीज होता जाएगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाएगा, जिस वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज होती जाती है। कर लोगे। तो ये भाई हमने दो वेरिएशन यहाँ पे पढ़े हैं, एक तो अलोंग टू पीरियड और दूसरा भी अलोंग टू ग्रुप। ओके, कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन आप कर सकते हो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में कौन से ग्रुप का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा वो देख लेना। ठीक है, कंपैरिजन आता है कंपैरिजन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, या फिर एस ब्लॉक और डी ब्लॉक ले सकते हो। तो कंपैरिजन खुद कर लेना, क्योंकि मेन कंसेप्ट हमने बता दिया। टॉप से बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी पे क्या इफेक्ट होगा, वो हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया। ओके, एक नोट आता है, वो नोट यहाँ पे देख लो। क्या, मान लो अपने पास एक ऐसा एलिमेंट है जो फुल फिल या हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं। ओके, एक ऐसा एलिमेंट लेके चलो जो फुल फिल या हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन को शो करें। तो फुल फिल या हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन वाला जो एलिमेंट होगा वो नेचर में हमेशा मोर स्टेबल होता है। समझ में आ गया। एक ऐसा एलिमेंट जो फुल फिल या हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं तो वो हमेशा कैसा होता है, मोर स्टेबल। और मोर स्टेबल एलिमेंट की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हमेशा लार्ज होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मोर स्टेबल एलिमेंट विल बी हाई, विल बी मैक्सिमम। ओके, तो क्या कहा, नोट क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मोर स्टेबल एलिमेंट will be maximum। ठीक है, और हाई कह सकते हैं।
सही है। जो मोर स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा मोर स्टेबल होती है। जैसे मान लो जिंक की बात करो, फॉर एग्जांपल जिंक एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक इज इक्वल टू 30 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीछे पढ़ा भी होगा क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 10 10 20 और 10 30। ओके, समझ में आ गया होगा। तो देखो भाई, हमें पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी सबसेल इक्वल टू 10। ओके, डी सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 10 आते हैं। अब यहाँ पे 3d10 है ना, फुलफिल इलेक्ट्रॉन से शो कर रहे हैं, यहाँ पे फुलफिल इलेक्ट्रॉन्स है। अब फुलफिल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इट मींस इट इज ए मोर स्टेबल एलिमेंट। अभी हमने बताया था कि एक ऐसा एलिमेंट जो फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन शो करे या फिर हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन शो करे, तो वो हमेशा कैसे होते हैं, मोर स्टेबल एलिमेंट होते हैं। और मोर स्टेबल एलिमेंट की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो ये फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन शो करे, इट मींस इट इज मोर स्टेबल। ये कैसा भाई, मोर स्टेबल एलिमेंट है। और मोर स्टेबल एलिमेंट की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, चलो दूसरा कंसेप्ट ले लो मैंगनीज का। मैंगनीज की बात करो तो क्या होता है, देखो कॉन्फ़िगरेशन करो मैंगनीज की। हाँ देखो भाई, मैंगनीज की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर ऑफ मैंगनीज इक्वल टू 25। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी, यहाँ तक तो आर्गन हो गया ना 10 और भाई 18, मतलब आप और एडिशन कर लो तो यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज आर्गन, तो यहाँ पर लिख लो आर्गन। कॉन्फ़िगरेशन करें यहाँ पे ध्यान देना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या आ गया आर्गन और दिस इज 4s2 और 3d5। ठीक है, 25 है, 20 तो यहाँ पे हो गए, 5 यहाँ पे हो गए। तो ध्यान दो भाई यहाँ पे जो 3d है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 5। ओके, समझ में आ गया। डी सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 10 होते हैं। 10 आप करोगे कितना आ गया, 5। इट मींस ये क्या है, हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज हाफ फिल इलेक्ट्रॉन्स, या हाफ फिल इलेक्ट्रॉन्स है तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कैसी होती है, हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन। तो हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन भी कैसा होता है, मोर स्टेबल एलिमेंट। ये भी कैसा एलिमेंट है, मोर स्टेबल एलिमेंट। ओके, अब मोर स्टेबल एलिमेंट है तो मोर स्टेबल एलिमेंट की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो सिंपल ये कह सकते हो मैंगनीज एंड जिंक बोथ आर मोर स्टेबल, दोनों कैसे, मोर स्टेबल। अभी मोर स्टेबल है तो इन दोनों की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो भी कैसी होती है, मैक्सिमम। ओके, तो ये अपना नोट है। तो नोट पता लग गया होगा कि जो मोर स्टेबल एलिमेंट की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो मैक्सिमम होती है। ओके, चलो अब एक कंसेप्ट, एक पॉइंट और देख लेते हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट तो पता लग गया। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विल बी द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिस्टम ऑफ द आइसोलेटेड एटम कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन। सक्सेसिव मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को 1 बाय 1 करते हुए नंबर ऑफ सेल से या कहीं तो वैलेंस सेल से बाहर करना है। ओके, मान लो अपने पास एक एटम है, उस एटम से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल से बाहर करना है 1 बाय 1 करते हुए, तो वो हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर करना हो तो सिंपल आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करना हो 1 बाय 1 करते हुए तो उसको आप सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। तो डेफिनेशन क्या होगी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय 1 फ्रॉम द आउटर सेल ऑफ द आइसोलेटेड एटम कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हो।
ठीक है भाई, द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन वन। ठीक है, एक से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है वन बाय वन करते हुए, तो वहाँ पे हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का यूज करते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है वैलेंस शेल से, तो वहाँ पे सिंपल आप वहाँ पे आप सिंपल आयनाइजेशन एंथैल्पी ले सकते हो। अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करना, 2 3 4 5 6, अगर इन इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करना है आउटर मोस्ट शेल से, तो वहाँ पे आप सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट ले सकते हो। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिख दिया, द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन वन फ्रॉम द आउटर शेल और वैलेंस शेल ऑफ द आइसोलेटेड एटम कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, जैसे मान लो अपने पास न्यूक्लियस हो गया, दिस इज नंबर ऑफ शेल एंड दिस इज आउटर शेल। यहाँ पे मान लो अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेट कर दिया, और भी हो सकते हैं, लेट कर दिया कि यहाँ पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि जो पहले इलेक्ट्रॉन्स है, जो पहला वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इसको आउटर शेल से बाहर करना है। तो इसके लिए जो हम हीट एनर्जी बाहर से सप्लाई करते हैं वो क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। पहले इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करने के लिए जो हम बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, मान लो इलेक्ट्रॉन बाहर हो चुका, अब इस इलेक्ट्रॉन पे आ जाओ। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन को, दूसरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आउटर शेल से बाहर करने के लिए जो हम बाहर से एनर्जी सप्लाई करेंगे, दिस इज कॉल्ड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी थी, ये सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे आती है। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर हो गए, अब तीसरे इलेक्ट्रॉन पे आ जाओ। अब हमें क्या करना है कि जो थर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन्स को इस आउटर शेल से बाहर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो ये जो हमने बाहर से जो हीट एनर्जी सप्लाई करी थर्ड शेल को बाहर करने के लिए, तो ये जो हीट एनर्जी होगी, दिस इज कॉल्ड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, सो ऑन एंड नेक्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को 1 बाय 1 करते हुए सिस्टम से बाहर करना है। तो उसके लिए जो हम हीट एनर्जी कंटिन्यू सप्लाई करते हैं वो कहलाते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, अगर पहले इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करते हो वो कहलाएगी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, डिनोटेड बाय IE फर्स्ट। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया, अब दूसरे इलेक्ट्रॉन पे जाओ। तो सेकंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो हम बाहर से एनर्जी सप्लाई करेंगे, दिस इज कॉल्ड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसी तरह थर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, फोर्थ के लिए फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, सो ठीक। तो यहाँ पे जो अपनी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आ रही है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी आ रही है, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी आ रही है, जितनी भी आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे आ रही है, these are known as successive ionization enthalpy। इसको इन सभी को आप क्या कहोगे, this is called successive ionization enthalpy। ओके, तो ये successive ionization enthalpy की डेफिनेशन है। ओके, यूनिट की बात करें तो यूनिट सेम होगी जो यूनिट हमने सिंपल आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस में पढ़ी थी, वही यूनिट यहाँ पे आप डिस्कस करोगे। तो पीछे क्या यूनिट आई थी, यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इज किलोजूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे लिख लो, यूनिट ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलोजूल पर मोल। ओके, तो ये था अपना आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट। थैंक यू।